Good evening, everyone. This is me, Vivek, and today we are going to revise the topic that we had done in the past two videos. जो हमने बात की थी EWS की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और रिजर्वेशन की कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए। तो इस बारे में हम करेंगे और उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे जो जो हमने पॉइंट्स तैयार किए हैं, क्योंकि इसमें कुछ और ज़्यादा करने को था नहीं। तो आज हम इस टॉपिक को भी कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि थोड़ा सा रिवाइज करके, क्योंकि रिविजन्स भी ज़रूरी हैं जो आपने लास्ट वीडियो में किया था, और दो वीडियोस को मैं इंटीग्रेट करूँगा इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि EWS का इशू कहाँ से आया। नवंबर और दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ EWS कोटा बाय 3-2। और उसमें ये कहा गया कि जो मतलब अपहेल्ड द वैलिडिटी का मतलब है कि EWS कोटा को इन्होंने सही ठहराया है, सपोर्ट किया है उसका जजेस ने, और कहा है कि इट इज़ नॉट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि उसमें क्या होता है। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि आपका मेन इसके पॉइंट्स क्या हैं। एक तो है कि 10% कोटा EWS में दिया गया है, जनरल कैटेगरी को दिया गया है, दूसरी बात है। और इसमें आपका 50% रूल था वो भी हमने बताया कि 50% रूल इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 से आया था। उसमें SC ST और OBC को मिलाकर 50% ऑफ द कोटा बनता है। और उसके बाद जो अब कोटा दिया है सरकार ने, उसको कहा गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये जनरल कैटेगरी को दिया गया है जो पहले की उसमें इंक्लूड नहीं थे 50% रूल में। और उसके बाद इसमें देखेंगे हम कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2019 में लाया गया है। और अफेक्ट कौन से आर्टिकल्स को करता है, तो ये अफेक्ट करता है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। इंसर्ट कौन से आर्टिकल्स को करता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ठीक है, एक रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और एक इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया क्या था EWS कोटा के लिए, एक जनरल कैटेगरी, लेस देन 8 लाख इनकम, जिसकी फैमिली की लेस देन 8 लाख इनकम है ईयरली, तो उस चीज़ को लिया गया था। और 8 लाख को क्रीमी लेयर कहा गया है। इसको आप प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं कि इसका मतलब है कि 8 लाख से जो ऊपर है जिस फैमिली की इनकम है ईयरली बेसिस पे, तो उसको क्रीमी लेयर कहा गया है, और उससे नीचे जो है वो EWS में डाले गए हैं। वैसे जो 8 लाख का क्राइटेरिया ये OBC में भी फॉलो करता है, बट वहाँ पर थोड़ा सा कुछ और इसमें मॉडिफिकेशंस हैं, तो उसके बारे में भी आपको कभी और बताया जाएगा। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। और इसका जो होम साइज़ है वो लेस देन इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट रहेगा सिटी एरिया में, और एग्रीकल्चरल लैंड है वो लेस देन 5 एकड़ है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हमने देखी, और इसमें ये क्राइटेरिया देखा, और ये देखा कि EWS में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो अब हमारे को ये देखना है कि जो वे फॉरवर्ड क्या है इसका, दैट इट इज़ हाई टाइम दैट पॉलिटिकल क्लास ऑफ इंडिया शुड स्टॉप द पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टोरल गेन्स। मतलब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको क्या है कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए और इलेक्शंस में अपनी इन ऑर्डर टू रजिस्टर देयर विन इन द इलेक्शंस, दे शुड अवॉइड दिस थिंग, कि उन्होंने जो ये रिजर्वेशन वगैरह ले आते हैं और इसको अवॉइड करना चाहिए कि इलेक्शंस के मोटिव से जो ये लाई जाती हैं। एंड दे शुड रादर वर्क ऑन द क्वालिटी एजुकेशन आप देंगे तो उससे क्या होगा कि उससे इंसान को एक एंड दे शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी हमने एक पॉइंट इसमें किया था कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की एक बिजनेस लाइन की एक स्पिरिट क्रिएट करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे बच्चे को, और तो वो एक जॉब गिवर बन सकता है इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। ठीक है, तो ये पॉइंट था इसमें। और इसके बाद हमने थोड़ा और भी किया था इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन पूछा है सरकार से कि आपने जो 8 लाख की जो इन मॉनेटरी लिमिट सेट की है, क्या इससे पहले आपने GDP को देखा था, GDP पर कैपिटा ऑफ द स्टेट। क्योंकि GDP पर कैपिटा ऑफ द स्टेट अगर देखी जाए तो गोवा की इट इज़ हाईएस्ट एंड इट इज़ 4 lakhs, एंड जो लोएस्ट है वो आपकी बिहार की है एंड इट इज़ 40,000। तो इतनी इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में है अगर स्टेट टू स्टेट बात की जाए, और आपने एक 8 लाख का क्राइटेरिया पूरे देश में दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने क्या मॉनेटरी पॉलिसी को देखा था इससे पहले। ठीक है, ये हमने एक लेक्चर में कवर किया था ये सारे पॉइंट्स। और जो दूसरे लेक्चर में हमने देखा था
वो ये था कि जो रिजर्वेशन पर्पस है, जो रिजर्वेशन है उसका क्या पर्पस है। एक तो उसका पर्पस है कि जो हमारे पास अंडर रिप्रेजेंटेड जो हमारे पास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो कम्युनिटीज़ हमारे पास अंडर रिप्रेजेंटेड है, अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़, या फिर उनको आप कहेंगे कि ऑस्ट्रासाइज्ड है, जो है ना, ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है जो इग्नोर किए गए हैं, या फिर डाउन ट्रॉडन भी उनको कह सकते हैं, जो ऑस्ट्रासाइज्ड, डाउन ट्रॉडन और निगलेक्टेड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। क्या आपने उन सेक्शंस को देखा था, है ना, क्या आप मतलब कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये रिजर्वेशन का यही पर्पस है कि उस अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये रिजर्वेशन लाई गई है, ठीक है, ताकि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सके। और दूसरा क्या पर्पस है इसका, टू प्रोवाइड देम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी सो दे कैन फाइट फॉर देयर राइट्स, है ना। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी उनको देंगे तो फिर वो राइट्स के लिए भी लड़ सकते हैं अपने। एक ये बात की थी इसमें हमने। और रिजर्वेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक हमने की थी कि इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, कि मतलब ये राइट एक्शन है आपका अपलिफ्ट करने के लिए लोगों को। एफर्मेटिव मीन्स राइट, तो राइट एक्शन है मतलब कि लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। और एक हमने वर्ड यूज़ किया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब था दैट इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। यहाँ पर क्या मतलब होता है इसका, इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, कि जो लोग आपके पास इक्वल हैं, है ना, जो आपके पास जैसे जो आपके इक्वल लोग हैं, मतलब कि एक लेयर के लोग हैं, एक स्ट्रेटा के लोग हैं, तो दे आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। एंड जो आपके लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, जिनको आपने इग्नोर किया है काफ़ी सेंचुरीज तक, और जिनको आपने प्रताड़ित किया है, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो जो आपके पास इग्नोर की गई कास्ट से हैं, और तो उनको आपने क्या करना है कि उनको भी अनइक्वली ट्रीट करना है, कि मतलब उनको रिजर्वेशन देनी है, ठीक है। इसी का मतलब होता है अनइक्वल ट्रीटमेंट। तो ये था हमारे पास एफर्मेटिव एक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो हमने देखा था इसमें। और रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रेक्टिफाई द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द पास्ट। जो भी हमारे पास पास्ट में कुछ गलतियां हुई है तो उसमें हमने उसी बात के लिए हमारे पास रिजर्वेशन को लाया गया है। इसमें हमने 4 वर्ड्स और देखे थे कि एक दलित वर्ड है, वो किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, वो यूज़ किया था आपके ज्योतिबा फुले ने। एंड द सेकेंड वर्ड वॉज शेड्यूल, शेड्यूल वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाय साइमन कमीशन, है ना, जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो शेड्यूल है, इसको साइमन कमीशन ने यूज़ किया था। द थर्ड वन इज़ योर हरिजन, इट वॉज यूज्ड बाय गांधी जी। एंड द फोर्थ वन इज़ योर डिप्रेस्ड, इट वॉज यूज्ड बाय अंबेडकर, ठीक है। और इसमें हमने यही देखा था कि आर्टिकल 14 है एक जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिजर्वेशन को लेकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। इसमें भी 2 पार्ट्स देखे थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि नो वन इज अबव द लॉ, है ना सर, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, एंड इट इज इक्वल फॉर एवरीवन। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू पीपल इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जैसे SC ST कोटा है ना, तो वो क्यों दिया गया है, क्योंकि वो इक्वल सर्कमस्टांसेस में नहीं है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ठीक है। जिसको आप कहते हैं ना कि मतलब उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो आपकी सोसाइटी ने दिया है ना। आप उनको टेम्पल्स में नहीं मानते, आप उनको यू डोंट सिट विद देम टू ईट फूड, एंड सम पीपल ऑल्सो डोंट लाइक टू टच देम। तो उससे जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहता है, तो उसको आपने इस वजह से ही SC ST कोटा आपने उनको दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने ऐसी इसमें 1-2 पॉइंट्स और किए थे कि वी हैव क्लास रिजर्वेशन एंड नॉट कास्ट रिजर्वेशन। कास्ट से मतलब है जैसे आपका मराठाज हैं, दे कैन इंजॉय द OBC रिजर्वेशन बट दे कांट इंजॉय द OBC मराठा रिजर्वेशन, है ना। क्योंकि आपका मराठाज हो गए महाराष्ट्र में, जाट्स हो गए हरियाणा में, यादव्स हो गए यूपी में। तो अगर ये सब लोग ही अपने लिए रिजर्वेशन मांगते रहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू गिव रिजर्वेशन टू ऑल द कास्ट, है ना। तो ये क्लास रिजर्वेशन है। कंक्लूजन में हमने यही देखा था कि रिजर्वेशन इज नीड ऑफ द आर एज वी आर लिविंग इन एन हाईली अनइक्वल सोसाइटी। हाईली अनइक्वल सोसाइटी है हमारी, एंड इट इज़ एक्चुअली द नीड ऑफ द आर, मतलब ज़रूरी है इस टाइम पर ये, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो अनटचेबिलिटी है, जो हमारे पास इनके साथ जो ऑपरेशन होता है और जो इनको सप्रेस किया जाता है, जो इनको इग्नोर किया जाता है सोसाइटी से, तो उस वजह से जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, तो इसलिए आर सोसाइटी इज़ नॉट इक्वल,
है ना, इट इज़ ड्यू टू हाईली अनइक्वल सोसाइटी। तो नीड ऑफ द आवर देख लिया हमने। रिजर्वेशन इज़ नॉट अ पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये एक गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है, ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये क्या है, ये कल्चरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम है ना। इससे हमारा मतलब कि कल्चर ही ट्रांजिशन में आ जाए, चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उसको कहा गया है यहाँ पर कि इसलिए रिजर्वेशन को लाया गया है। और इसमें एक व्यू पॉइंट भी देखा गया था कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2 जनरेशन्स को रिजर्वेशन मिलने चाहिए और उसके बाद जो रिजर्वेशन का कोटा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए रिजर्वेशन सिर्फ 2 जनरेशन्स को मिलनी चाहिए, उसके बाद इसको कट आउट कर देना चाहिए। और एक बात और है कि पुअर पीपल डोंट इवन नो दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एससी सर्टिफिकेट। कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये भी पता नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिजर्वेशन के जो एससी सर्टिफिकेट है हमारे पास, शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें भी पता नहीं है इस टाइम पे। तो इसमें हमने यही देखा कंक्लूजन में, और इस टॉपिक को हमने जल्दी से एक रिवीजन भी दे दिया है। तो अब कल क्या करेंगे हम, इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे पास करंट में चल रहा है, और उसको एक हम अच्छे तरीके से देखेंगे और उसको हम हर एक तरह से उसको एनालाइज करेंगे, और इसी तरह से आप तक मैं ये इसके पॉइंट्स डिलीवर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।